तो हमने कॉर्क कैम्बियम कर लिया था, ठीक है। एक चीज रह गया था कॉर्क कैम्बियम में, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप कॉर्क कैम्बियम को देखें, जो डेवलपमेंट होता है कॉर्क कैम्बियम का, कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स जो है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टील। बाकी जितने भी सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल, सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम इन्वॉल्व है, सारे के सारे, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, वो सारे के सारे कैम्बियम जो है वो क्या है, इंट्रास्टीलर है, मतलब स्टील के अंदर है। लेकिन अगर ये देखिएगा कॉर्क कैम्बियम को, तो ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टील, इट इज आउटसाइड द स्टील, दैट मींस इट इज एक्स्ट्रा स्टीलर इन ओरिजिन। राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, कॉर्क कैम्बियम इज extra steeler in origin, extra steeler in origin, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो डाइकॉट रूट में हमने बताया था आपको कि जाइलम फ्लोएम जो है, इट शोज रेडियल अरेंजमेंट, दैट इज दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियाई। दिस इज योर फ्लोएम एंड दिस इज योर जाइलम। और ये भी बताया था, याद होगा कि नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड इज 2 to 4, डायआर्क और टेट्रार्क, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया था कि between xylem and phloem strand we have we have parenchymatous conjunctive tissue, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरीसाइकिल, और ये हो गया हमारा कंजंक्टिव टिश्यू, ठीक है, पेरीसाइकिल एंड कंजंक्टिव टिश्यू। अगर आपको याद, मैंने आपको स्ट्रक्चर रूट बताया था, क्या हो गया बोर्ड। अब क्या है कि अगर आपको याद होगा, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि part of vascular cambium develops from pericycle and part develops from conjunctive tissue. तो होता क्या है, at the time of secondary growth, cells of conjunctive tissue present below this phloem strand become meristematic, ठीक है, ये meristematic हो जाएगा and starts dividing, okay, and part of pericycle which is present against the xylem strand, जो ये xylem strand इसके अपोजिट जो प्रेजेंट है, it becomes meristematic, ठीक है। So now these two meristematic part will join, okay, ये ऐसे इससे ज्वाइन कर जाएगा, ये इससे ज्वाइन कर जाएगा, ऐसे ज्वाइन कर जाएगा, okay, to form vascular cambium, to form vascular cambium. Now अगर आप वैस्कुलर कैम्बियम को देखें तो इनिशियली दिस वैस्कुलर कैम्बियम इज वेवी इन आउटलाइन, सर्कुलर तो है नहीं, वेव टाइप से है। तो व्हाट विल हैपन, दिस वैस्कुलर कैम्बियम will produce more of secondary xylem in this region, these regions में more of secondary xylem produce करेगा। So these secondary xylem will push this vascular cambium towards the periphery, and as a result this vascular cambium will become circular in outline, ठीक है, it will become circular in outline and it will keep on producing more secondary xylem towards the inner side and less of secondary phloem towards the outer side। अब देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे
इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके वास्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पहले से प्रेजेंट होता है और इंट्राफेसिकुलर पहले से होता है और इंटरफेसिकुलर बाद में आता है। ठीक है, तो दैट इज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन। यहाँ पे देखिए कि पूरा का पूरा जो वास्कुलर कैम्बियम है वो नया बन रहा है। दैट मीन्स इन केस ऑफ रूट वास्कुलर कैम्बियम इज completely secondary in origin. It is completely secondary in origin. समझ में आया? डाउन लिख लीजिए, फिर बना लीजिएगा। At the time of secondary growth, at the time of secondary growth in dicot root, at the time of secondary growth in dicot root, part of pericycle which is present, part of pericycle which is present opposite to xylem strand, opposite to xylem strand become meristematic, opposite to xylem strand becomes meristematic, and conjunctive tissue which is present and conjunctive tissue which is present below phloem strand becomes meristematic, these two parts joins to form vascular cambium, which is initially wavy in outline, but it becomes circular, due to excessive production of secondary xylem towards the inner side, wavy in outline, but it becomes circular due to excessive production of secondary xylem towards the inner side. Next point लिखिए. In case of dicot root,
vascular cambium is completely secondary in origin. Vascular cambium is completely secondary in origin. ठीक है इसको बना लीजिए. ये जाइलम फ्लोएम रिंग अरेंजमेंट शो कर रहा है. पेरिसाइकिल का पार्ट भी जाइलम के अपोजिट हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया, और कंजंक्टिव टिश्यू जो फ्लोएम के नीचे प्रेजेंट है वो मेरिस्टेमेटिक हो गया. ये दोनों ज्वाइन करके एक कैम्बियम रिंग बना जो कि वेवी है. बाद में अंदर की तरफ ज्यादा सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होगा जिसको बाहर की तरफ पुश कर देगा और इसी कारण ये सर्कुलर हो जाएगा. बना लीजिए. राइट डन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Secondary growth also takes place. Secondary growth also takes place in root and stem of gymnosperm. In root and stem of gymnosperm. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Although नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Although secondary growth is absent in monocot. Although secondary growth is absent in monocot, but there are certain monocots. But there are certain monocots which shows anomalous, ANAMOLOUS, anomalous or abnormal secondary growth. Anomalous or abnormal secondary growth. Example: Dracaena, palm, etc. Example: Dracaena, palm, etc. Right, next heading is next chapter. ये खत्म हो गया एनाटॉमी. Next chapter is cell, the unit of life. Cell, the unit of life. ठीक है. तो how you will define cell? हम कहते हैं cell is a structure which has independent existence and capable of performing all its function, and it serves as basic structure and function unit of life. and ऐसा structure जिसका independent existence, ठीक है, हो. जो पढ़ा दिया सब टेस्ट में आ रहा है. कहाँ टेस्ट में दिमाग खराब कर रहे हो? पढ़ते रहो. नया टेस्ट का क्यों पूछते हो? टेस्ट में सारा कुछ आ रहा है. जो पढ़ा दिया सब टेस्ट में. ठीक है, पढ़ते रहो. आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको पढ़ना ही तो है सिर्फ. ठीक है ना. तो सेल क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, वो सारा काम अपना कर सके, एंड और बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ हो. राइट ऑन. सेल, इट इज a structure. Cell is a structure which has cell is a structure which has independent existence. Cell is a structure which has independent existence and
capable of performing all its function, capable of performing all its function, and it is structural and functional unit of life, and it is structural and functional unit of life. ना, तो सेल में कुछ साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, उनका नाम हमें पता होना चाहिए. तो राइट डाउन हेडिंग हिस्टोरिकल अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट. फर्स्ट राइट डाउन रॉबर्ट हुक. He was the first person to observe cell. He observed dead cork cell. He observed dead cork cell. नेक्स्ट लिखिए एंटोन वॉन लेवेनहॉइक. नेक्स्ट लिखिए एंटोन वॉन लेवेनहॉइक. He was the first person to observe living cell. He was the first person to observe living cell. ठीक है. And he is also responsible for, and he is also responsible for, and he is also responsible for construction of is also responsible for construction of first microscope. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन. He discovered nucleus. He discovered nucleus. ठीक है. He discovered nucleus. नेक्स्ट लिखिए जे हैमरलिंग. JHAMMERLING. जे हैमरलिंग. ठीक है. उसने एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया, दैट इज यूनिसेलर ग्रीन algae एसिटाबुलेरिया. By using this acetabularia, he has shown that functioning of cell is controlled by nucleus. मतलब nucleus ही सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है. राइट डाउन. By using unicellular green algae acetabularia, by using unicellular green algae acetabularia, he has shown that functioning of cell is controlled by nucleus. Functioning of cell is controlled by nucleus. Next, fifth one. Rudolf
विरको, REDOLF, रुडोल्फ। विरको, VIRCHOW। इसने एक टर्म यूज किया, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑल न्यू सेल arise from pre-existing cell। तो जितने भी नए सेल बनते हैं वो कहां से आते हैं? वो पुराने सेल से आते हैं। दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। लिख लिया सबने? ना, नेक्स्ट, सिक्स्थ, स्लाइडन, SCHLEIDN, स्लाइडन। स्लाइडन जो था एक जर्मन बॉटनिस्ट था। He studied large number of plants and observed that plants are composed of different types of cells. Write down. A German botanist he studied large number of plants. He studied large number of plant and observed that plants are composed of different type of cells. Plants are composed of different type of cells which together forms tissue. Which together forms tissue. ठीक है। Next, Swan, SCHWANN, Swan। स्वान जो था एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। ही वॉज a British zoologist. He was a British zoologist. He observed that in case of animal, limiting layer of cell, limiting मतलब outermost layer, limiting layer of cell is plasma membrane. Limiting layer of cell is plasma membrane। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। he he observed that in case of animal cell, limiting layer of cell is plasma membrane। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। He observed that in case of plant cell, plant cell भी इसने स्टडी किया। He observed that in case of plant cell, limiting layer is rigid cell wall, limiting layer is rigid cell wall।
ठीक है, इसलिए एक हाइपोथेसिस दिया जो बाद में प्रूव हुआ, मतलब सेल थ्योरी का पार्ट बना. He hypothesized that, write down, he hypothesized that every living organism is composed of cell. Every living organism is composed of cell or product of cell. Is composed of cell or प्रोडक्ट ऑफ सेल. ठीक है, तो क्लास साइंटिस्ट लिख लीजिए, ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए. नॉल एंड रुस्का, KNOLL and रुस्का, RUSK, नॉल एंड रुस्का. They constructed first electron microscope. They constructed first electron microscope. ठीक है, ना नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सेल थ्योरी. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सेल थ्योरी. Madam, it was proposed by Sliden and Swan. It was proposed by Sliden and Swan. ठीक है, इसके दो पॉइंट हैं. एक पॉइंट तो जो स्वान ने प्रपोज किया था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, और दूसरा जो है दैट वाज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्को, दैट इज ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो फर्स्ट लिखिए all living organism is composed of cell. All living organism is composed of cell or product of cell. All living organism is composed of cell or product of cell. सेकेंड लिखिए all new cell arise from pre-existing cell. ठीक है, अगर हम सेल को देखें तो हम सेल को ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और नॉट. कॉलम बना के डिफरेंस लिख लीजिए जो मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वो एक तरफ लिख लीजिए प्रोकैरियोट और दूसरी तरफ लिख लीजिए यूकैरियोट. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स.
ना पहला लिखिए प्रोकैरियोट्स में well defined nucleus is absent. well defined nucleus is absent. That is nuclear envelope is absent. That is nuclear envelope is Absent. clear. दूसरा लिखिए इधर यूकैरियोट में Well defined nucleus is present. well defined nucleus is present. That is Nuclear envelope is nuclear envelope is present. ठीक है नेक्स्ट लिखिए प्रोकैरियोट में membrane bound organelle is absent. Membrane bound organelle is absent. यूकैरियोट में लिखिए membrane bound organelle is present. Membrane bound organelle is present. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जब आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म को देखेंगे, ठीक है, जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है, अगर प्रोकैरियोट को देखेंगे तो साइटोप्लाज्म डू नॉट शो साइक्लोसिस. ठीक है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मूव नहीं करता तो साइक्लोसिस इज एब्सेंट. यहां पे साइक्लोसिस होगा. मैडम साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट cytoplasm of prokaryote do not show cyclosis, do not show cyclosis. यूकैरियोट में लिखिए साइटोप्लाज्म शोज साइक्लोसिस. Cytoplasm shows cyclosis. ठीक है अभी ऐसे हमने पढ़ा नहीं है मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. अभी आगे पढ़ेंगे. जब हम लोग यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोट के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? It helps in stabilizing structure of membrane. इसका ये काम है. जब आप प्रोकैरियोट देखेंगे तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है. इन प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल वी हैव होपानॉइड्स. होपानॉइड्स का काम क्या है? सेम स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना. राइट डाउन. इन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इधर लिखिएगा पहले फिर उधर लिखिएगा. In eukaryotic membrane, cholesterol is present which stabilize the structure of membrane, which stabilize the structure of membrane. ठीक है प्रोकैरियोट में लिखिए in place of hopanoid
in place of hopanoid, in place of cholesterol, hopanoid is present. In place of cholesterol, hopanoid is present. लिख लिया ना? एक और डिफरेंस लिख लीजिए. In prokaryote, 70s ribosome is present. In prokaryote, 70s ribosome is present. In case of eukaryote, 80s ribosome is present. In case of eukaryote, 80s ribosome is present. ठीक है. लिख लिया? ना. लास्ट डिफरेंस लिख लीजिए. जब प्रोकैरियोट को देखेंगे तो यहां पे डीएनए इज पैकेज्ड विद पॉलीएमाइंस. डीएनए इज पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीएमाइंस. और यूकैरियोट में देखेंगे तो हियर इट इज पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, इतना डन. In case of prokaryote, DNA is packaged with the help of polyamines. DNA is packaged with the help of polyamines. यूकैरियोट में लिखिए. DNA is packaged with the help of histone protein. DNA is packaged with the help of histone protein. ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए. ओके. अगला तो पता होगा. In case of eukaryote, DNA is packaged with the help of histone protein. HISTONE. Histone protein. ठीक है. अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है, ये दो टाइप के होते हैं. दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ठीक है. तो इसी कॉलम बना के प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस लिख लो. फर्स्ट लिखिए. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट. एनिमल सेल में लिखिए सेल वॉल एब्सेंट. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट. नेक्स्ट. दूसरा लिखिए. से प्लांट सेल में लिखिए प्लास्टिड इज प्रेजेंट. एनिमल सेल में लिखिए प्लास्टिड एब्सेंट. प्लास्टिड इज प्रेजेंट प्लांट सेल में. एनिमल सेल में प्लास्टिड इज एब्सेंट. नेक्स्ट लिखिए. प्लांट सेल में लिखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट.
एनिमल सेल में लिखिए वैक्यूल इज यूजुअली एब्सेंट, और वैक्यूल इज एब्सेंट लिखिए, यूजुअली छोड़िए, वैक्यूल इज एब्सेंट। नेक्स्ट लिखिए प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन पोजीशन, प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन पोजीशन। एनिमल सेल में लिखिए ए लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ए लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। A large central nucleus is present। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे तो देयर इज ओनली वन स्ट्रक्चर विद इन द सेल विच इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, एंड दैट इज राइबोसोम। और अगर आप एनिमल सेल को देखेंगे तो देयर आर टू स्ट्रक्चर विच इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, दैट इज राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम or centriole। Write down, in plant cell there is only one structure which is not bounded by membrane, there is only one structure which is not bounded by any membrane, that is ribosome, that is ribosome। Whereas in case of animal cell there are two structure, there are two structure which is not bounded by any membrane, which is not bounded by any membrane, that is ribosome and centriole, that is ribosome and centriole। ठीक है ना, जब आप प्लांट सेल को देखेंगे तो प्लांट सेल जो होता है, ठीक है, उसका साइज, शेप एंड एक्टिविटी इज वेरिएबल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साइज, शेप एंड एक्टिविटी ऑफ प्लांट सेल इज वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे ना एनसीईआरटी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब आप देखेंगे लिटरेचर में, बुक में, तो स्मॉलेस्ट सेल लिखा है माइक्रोप्लाज्मा विद साइज ऑफ 0.3 माइक्रोन, और उसी के बाद डायग्राम के नीचे लिखा है इट्स साइज रेंज फ्रॉम 0.1, इट इज 0.1 माइक्रोन। तो हम रेंज लेके चलेंगे, इट इज समथिंग बिटवीन 0.1 टू 0.3। बैक्टीरिया के साथ भी इन लोगों ने यही किया है, तो वहां पे 1 से 5 माइक्रोन का रेंज लेके चलेंगे। तो डन, स्मॉलेस्ट सेल इज mycoplasma with a size of 0.1 to 0.3 micron, bacteria with a size of 1 to 5 micron, RBC 7 micron, typical eukaryotic cell 10 to 20 micron। ठीक है, वायरसेस, ऐसे वायरस सेल में नहीं आता है, नॉन लिविंग थ्रेशोल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको, इट इज 0.02 to 0.2 micron,
0.2 माइक्रोन। ठीक है, प्रोटो अच्छा, अभी बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। पहले लिख लो जुबिन, बता देता हूँ क्या मैसेज, क्या डिफरेंस होता है। 0.022 0.2 माइक्रोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग एंड longest cell is neuron, and longest cell is neuron. जुबीन ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुबीन ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। देखो बहुत सिंपल है, कोई सेल है, अगर मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इधर बाहर जो है ये है साइटोप्लाज्म, और दोनों को मिला दो तो बन गया आपका प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है सबको ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वायरस लिविंग नहीं है ना, वायरस को हम लोग लिविंग नहीं, वायरस ए सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। प्रोटोप्लास्ट मतलब अगर आप प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ना। नेक्स्ट, अगला लिखिए, ओके, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल अगला पॉइंट लिखिए, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज सेंट्रल एरिना, एरिना का मतलब स्टेज, प्लेटफॉर्म, सेंट्रल एरिना ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, सेंट्रल एरिना ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। अब देखो इस चैप्टर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सारा स्ट्रक्चर बता चुका हूं, तो मैं दोबारा प्रोकैरियोटिक सेल को इसमें कवर नहीं करूंगा, मैं सीधे यूकैरियोटिक सेल पे आऊंगा। ठीक है, डन। फर्स्ट हेडिंग लिखिए, सेल वॉल। हेडिंग इज सेल वॉल। तो सेल वॉल है क्या, सेल वॉल जो है इट इज आउटर रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स। ठीक है ना, इसका काम क्या है, it protects cell from mechanical injury. ठीक है, then it provide a defined shape to cell, then it helps in cell to cell interaction, it forms boundary of apoplastic transport, and it serves as barrier against undesirable macromolecules. माइक्रो सेल वॉल इज परमिएबल स्ट्रक्चर, तो माइक्रो मॉलिक्यूल रहेंगे तो पास कर जाएंगे, बट मैक्रो मॉलिक्यूल इससे पास नहीं कर सकता। राइट ऑन, सेल वॉल इज आउटर रिजिड स्ट्रक्चर,
present in bacteria, fungi and plants. ठीक है. It provides a defined shape to cell. It provides defined shape to cell. It protects from mechanical injury and pathogens. It protects from mechanical injury and pathogen. Next. It helps in cell to cell interaction. It helps in cell to cell interaction. Okay. Next. It forms boundary of apoplastic transport. It forms boundary of apoplastic transport. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. लास्ट एक पॉइंट क्या बच गया. It serves as barrier against undesirable macromolecules. Undesirable macromolecules. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In case of bacteria, cell wall is of peptidoglycan. मैं डिटेल में नहीं जा रहा. In case of bacteria, cell wall is of peptidoglycan. In fungi, it is chitin. ये थर्ड वाला, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, इससे भी आया हुआ. थर्ड वाला से एक बार क्वेश्चन आया हुआ. ठीक है. इन algae, it is there in NCERT, इसी चैप्टर में. इन algae, cell wall is made up of galactans, mannans, cellulose, and minerals such as calcium carbonate. Minerals such as calcium carbonate. In plants, cellulose, hemicellulose, pectin, and proteins. Cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. ठीक है. ना अब थोड़ा हम लोग सेल वॉल को डिटेल में थोड़ा समझते हैं. समझ लेना, अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. देखो, अगर हम प्लांट में सेल वॉल को देखें
तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. दिस सेल वॉल इज गोइंग टू 3 पार्ट्स. दैट इज प्राइमरी cell wall, secondary cell wall, and middle lamella. ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लामेला. ना अब इसको थोड़ा देखो डायग्राम्स के थ्रू, उसके बाद फिर लिखेंगे. तो ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल है. दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, इट इज थिन इलास्टिक स्ट्रक्चर, इट इज सेलुलोजिक इन नेचर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल. तो जब तक प्राइमरी सेल वॉल एक्सपैंड नहीं करेगा तब तक सेल ग्रोथ नहीं होगा. थिन होता है, सेलुलोजिक होता है और इलास्टिक होता है. अब इसमें ग्रोथ कैसे होगा प्राइमरी सेल वॉल में? तो प्राइमरी सेल वॉल में जो ग्रोथ होता है, इट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम विदिन. ठीक है, अंदर से इस पे मटेरियल डिपॉजिट होता है एंड दैट इज रिफर्ड एज, दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज इंटरसस्पेक्शन. दैट इज डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम विदिन. ठीक है ना. अब जैसे जैसे ये सेल ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, अंदर से प्रेशर बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो एक समय ऐसा है प्राइमरी सेल वॉल उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकता. सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, एंड हमेशा याद रखना कि जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल है, इट इज ऑलवेज इनर टू प्राइमरी सेल वॉल. ओके, so secondary cell wall development always takes place inner to primary cell wall. ठीक है, this is your secondary cell wall. अब secondary cell wall में growth कैसे होगा? तो growth in secondary cell wall takes place due to accumulation of material from the surrounding. Surrounding से material को accumulate करेगा and that is referred as accretion. We call it accretion. 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 That is accumulation of material from surrounding. कभी कभी क्या होता है, on secondary cell wall there is deposition of lignin, as in case of trachea, xylem trachea, and that results in development of tertiary cell wall. But ये हर जगह नहीं होता है, कुछ कुछ प्लेसेस पे होता है. ठीक है, so due to deposition of lignin on secondary cell wall, there is development of tertiary cell wall as in case of lignin. ठीक है ना. अब इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर जो हमने बताया, मिडिल लामेला. तो मिडिल लामेला है क्या? मिडिल लामेला इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल. दो बगल वाले प्लांट सेल के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल लामेला. And this middle lamella is traversed by a tubular structure, and that is referred as plasmodesmata. We call it plasmodesmata. इसका काम क्या है? दो बगल वाले प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना, दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना. ठीक है, और जब ध्यान से देखिएगा तो आप क्या देखिएगा, इसके अंदर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू एक्सियल एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल होता है, एंड दैट इज डेस्मोटिब्यूल, which is formed by smooth endoplasmic reticulum और रफ और सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया हमारा, दैट इज मिडिल लामेला. और ये किस चीज का बना होता है? इट कैन बी, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. ठीक है, समझ में आया?
Okay, throw down. In plant cell, अरे नहीं यार, सेम सेल के प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, दो सेल के बीच में होता है। बेसिकली इट इज सेल प्लेट। जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है ना, दैट कन्वर्ट्स इनटू मिडिल लामेला। थ्रो डाउन। In plant cell wall consists of three parts. Cell wall consists of three parts. That is primary cell wall, secondary cell wall, and middle lamella. Primary cell wall, secondary cell wall, and middle lamella. ठीक है। Done. First primary cell wall. Primary cell wall. It is thin wall, elastic structure. It is thin wall, elastic structure. A response made up of cellulose. Made up of cellulose. And responsible for growth of cell. Responsible for growth of cell. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। Growth of primary cell wall. Growth of primary cell wall takes place due to deposition of material. Due to deposition of material from within. Due to deposition of material from within. ठीक, नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी सेल वॉल। नहीं, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम विद इन, एंड इट इज नोन एज इंटरसस्पेक्शन। ये छूट गया था। इट इज नोन एज इंटरसस्पेक्शन। इट इज नोन एज इंटरसस्पेक्शन। नेक्स्ट वन लिखिए। secondary cell wall. Development of secondary cell wall. Development of secondary cell wall takes place inner to primary cell wall. Inner to primary cell wall. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल growth of secondary cell wall takes place due to accumulation. Growth of secondary cell wall
takes place due to accumulation of material from surrounding accumulation of material from surrounding and this is known as accretion. ACCRETION, accretion. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. In some cases like xylem trichid, in some cases like xylem trichid, due to deposition of lignin on secondary wall, due to deposition of lignin on secondary wall, there is development of tertiary cell wall. There is development of tertiary cell wall. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मिडिल लामेला. It is cementing layer between सेकेंडरी वॉल का फर्स्ट पॉइंट ये था कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल टेक्स प्लेस इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिए मिडिल लामेला. इट इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन, इट इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन two adjacent plant cells. It is cementing layer between two adjacent plant cells. ठीक है, it is made up of calcium and magnesium pectate. It is made up of calcium and magnesium pectate. Next point लिखिए. It is traversed by, it is traversed by a tube-like structure. It is traversed by a tube-like structure that is plasmodesmata. That is plasmodesmata. Which helps in exchange of material between adjacent plant cells. Last point लिख लीजिए. Actual exchange of material
actual exchange of material takes place through desmotubule. Actual exchange of material takes place through desmotubule. Actual exchange of material takes place through desmotubule. ठीक है, बना लिया, डायग्राम बन गया। डायग्राम बन गया है। चलिए, तो आज के लिए काफी है। थैंक यू।